ये है हमारा क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। ये एक ही यूनिट के दो चैप्टर्स हैं। बेसिकली ये चैप्टर्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में पैसा बनता कैसे है, सप्लाई कैसे किया जाता है, पैसा कहाँ किसे जाता है, कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन पैसों में खेलते हैं, इन्हें रेगुलेट करते हैं, इनमें वर्क करते हैं। तो बेसिकली ये दो चैप्टर्स हमें ये समझाने वाले हैं कि इकोनॉमी में पैसा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मनी होता क्या है। किसको बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे शुरू करेंगे। पहले समझते हैं चैप्टर का ब्रेकडाउन क्या होगा। ये चैप्टर 4 हिस्सों में बटेगा। सबसे पहले आपको क्या समझाया जाएगा कि मनी का मतलब क्या होता है। अब हमें लग रहा है तो हमें पता ही है कि जो भी नोट होते हैं, जो भी कॉइन होती है वो मनी है, लेकिन इस डेफिनेशन को देखते हम एंड तक अपडेट कर पाते हैं या हमारे लिए अब भी मनी करेंसी के इक्वल ही रहती है। ठीक है, तो हम मीनिंग समझेंगे मनी का और समझेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुई है, जमाने दर जमाने मनी कैसे इवॉल्व किया है। फिर हम समझेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के अलग अलग रूपों के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी, मनी किस तरीके से सप्लाई की जाती है। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मनी का मतलब क्या लिखती है हमारी बुक कि एक ऐसी चीज जिसे कॉमनली एक्सेप्ट किया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी चीज जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हो, जब भी आप कुछ बेचना चाहते हो, जिस चीज को आप एक्सचेंज में एक्सेप्ट कर रहे हो ना, उस चीज को मनी कहा जा रहा है। तो हमने कहा हम सही तो सोच रहे थे कि जो भी पैसे होते हैं, जो भी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, आप जाकर किसी को दो तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे पास बैंक नोट्स है, बैंक नोट्स की जगह हम लिख सकते हैं करेंसी है, चाहे वो कॉइन्स है चाहे वो नोट्स है, उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, हाँ सोचो ना, जो हमारे पास, जो भी हम गूगल पे, पेटीएम, इन चीजों से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी हमारे पास चेक्स हैं, इन सबको भी तो एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप जब क्या कर रहे हो, आपके फादर किसी से बिजनेस डील करके आए, उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए का चेक दे दिया उन्हें, तो वो चेक भी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट हुआ है। आपके स्कूल में फीस भरने गए हैं, स्कूल की फीस का चेक लिख के दे दिया है स्कूल वालों को, वो चेक एक्सेप्ट हुआ तो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर तो रहा है। तो ये सब चीजें भी क्या बन जाती हैं कि इकोनॉमी में मनी बन जाती है। तो अब हम किसी को ये तो नहीं कहेंगे कि मनी इज इक्वल्स टू कॉइन्स एंड नोट्स, नहीं, मनी कॉइन्स एंड नोट्स के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर रहे हो। बोलो किसको मनी का मतलब बिल्कुल समझ आ गया, हाँ या ना? तो अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम पढ़ेंगे कि मनी इवॉल्व कैसे हुई, कि ज़माने दर ज़माने मनी ने अपना स्टेटस कैसे अपडेट किया। पर उससे पहले हम समझेंगे कि जब मनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, तब चीज़ें कैसे होती थी, तब लोग एक्सचेंज कैसे करते थे। हाँ, एक ज़माना ऐसा भी था जहाँ पर कोई भी मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस जमाने में लोग आपस में चीजों का एक्सचेंज कैसे करते थे? लोग एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम के द्वारा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, देखो इधर से ही समझ लेते हैं। आपके आगे क्या दिया हुआ है, एक फार्मर दिया हुआ है राजू, और एक क्या दिया हुआ है, कॉबलर दिया हुआ है जो बंदे जूते सेट करता है शाम। अब राजू को क्या चाहिए, अपने जूते ठीक करवाने, शामू को वीट चाहिए अपनी फैमिली के लिए। अब इस ज़माने में ये बात ध्यान में रखो कि हम इतने पुराने ज़माने में पहुंच चुके कि यहाँ पे पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी टाइप का मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इसको चाहिए जूतों की सर्विस, इसको चाहिए वीट, इसके पास जो सर्विस है वो इसको चाहिए, इसके पास जो सर्विस है वो इसको चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में अल्टा पल्टी
कर लेते थे। इसको एक बोरी गेहूं चाहिए तो ये इसको एक बोरी गेहूं दे देता था, इसको अपने जूते ठीक करवाने तो ये इसके जूते ठीक कर देता था। जब हम गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज कर रहे थे, उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। क्या लिखा है? अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। अच्छा, जब ये सिस्टम चल ही रहा था, फिर मनी की जरूरत क्या थी? मनी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि अगर इसकी वांट और इसकी वांट मैच ना करती, देखो अभी हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि राजू को क्या करवाने? अपने जूते ठीक करवाने, ठीक है। इसको कॉबलर की सर्विसेज चाहिए, पर कॉबलर को वीट नहीं चाहिए, कॉबलर को राइस चाहिए। तो राजू के साथ कॉबलर डील नहीं करेगा, तो राजू को कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो क्या बेच रहा हो? राइस बेच रहा हो और उसे वीट चाहिए हो, ताकि राजू अपनी वीट उसको सेल कर सके, उससे राइस खरीद सके, फिर वो राइस लेके जा सके कॉबलर के पास और कॉबलर से अपने जूते ठीक करा सके। कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, हाँ या ना? किसको बात समझ में आ रही है? तो जो बार्टर सिस्टम था ये एफिशिएंट नहीं था, इसमें बड़ी दिक्कतें हो रही थी। क्या थी वो दिक्कतें? कि हमारे पास क्या दिक्कत आ रही थी कि एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि राम की और श्याम की वांट्स आपस में मैच करनी चाहिए, तभी डील होगी, वरना डील नहीं होगी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी था। ये क्या था? एक ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। और क्या ड्रॉबैक था? कि कोई कॉमन यूनिट नहीं थी वैल्यू की, यानी कि आपको नहीं पता था कि एक जूता ठीक करवाने के लिए आपको 1 बोरी देनी पड़ेगी या 2 बोरी देनी पड़ेगी। आपके पास कोई कॉमन यूनिट नहीं थी चीज़ों को वैल्यू करने के लिए। अब तो आप आसानी से वैल्यू कर देते हो ना कि अगर जूता ठीक करवाना है तो 100 रुपये लगेंगे, गेहूं की बोरी का प्राइस 400 रुपये है। किसको बात समझ में आ रही है कि जब ये 100 और ये 400 रुपये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे तो हम चीज़ों की वैल्यू भी नहीं लगा पा रहे थे। किसको बात समझ में आ रही है? और क्या डिफ़िकल्टी थी और क्या ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का? डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अब अगर आज आपको पेमेंट करना है किसी को, आज आपने किसी से कोई सामान खरीद लिया और उसको बोला है कि एक काम करो, मैं 6 महीने के बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 600 रुपये पे करने, 6 महीने बाद पे कर दूंगा। उस ज़माने में जब कोई ऐसा कॉमन वैल्यू का मेजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो 6 महीने बाद क्या पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा, इसका अंदाज़ा भला कैसे लगाया जाए? तो फ्यूचर पेमेंट भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती थी। और क्या डिफ़िकल्टी थी? डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब आपके पास अगर मनी है, आप उसे बैंक में डिपॉजिट करके रख सकते हो, आराम से अपनी गुल्लक में स्टोर करके रख सकते हो। आपको अगर मुझे पैसे देने, आप आराम से दे सकते हो। लेकिन अब यही चीज़ समझो कि आपकी मिठाई की दुकान है। अब मिठाई की दुकान में जो भी आप चीज़ें बना रहे हो, क्या उसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो? मिठाई तो खराब हो जाएगी। अगर यहाँ से आपको मुंबई पेमेंट करनी है, मिठाइयों में पेमेंट करनी है, मुंबई तक पहुँचते पहुँचते मिठाइयाँ खराब हो जाएंगी। किसको बात समझ आती कि पैसे ने हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान कर दी। अगर हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते तो हमें ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्या करना पड़ रहा था? फॉलो करना पड़ रहा था। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? क्या समझा हमने कि मनी का मतलब क्या है? और देखा कि जब मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तब लोग डील कैसे करते थे? बार्टर सिस्टम के द्वारा। और बार्टर सिस्टम के हमने ड्रॉबैक्स भी देखे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम मनी के एवोल्यूशन को ट्रैक करें कि मनी कैसे कैसे बढ़ी आगे। सबसे पहले मनी कहाँ खड़ी थी? गुड्स फॉर गुड्स में एक्सचेंज हो रहा था। सबसे पहले हमारा एक्सचेंज कैसे हो रहा था? गुड्स फॉर गुड। किस टाइप की इकोनॉमी होती है जहाँ गुड्स के बदले गुड्स ही दिए जा रहे होते हैं? CC इकोनॉमी कहा जाता है। कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी, जहां पर हम क्या कर रहे थे? बार्टर सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने टेलर से एक नई शर्ट सिलवाई है तो मैं उसको क्या दे देती हूँ? 4 कद्दू दे देती हूँ कि लो भाई आज तुम 4 कद्दू ले लो मुझसे एंड मेरी एक शर्ट सिल के मुझे दे दो।
कोई पैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे पास एलॉय मेटल और पेपर नोट्स आने लगे, यानी कि कॉइन्स बनने लगे, गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स बनने लगे और गवर्नमेंट द्वारा नोट छपने लगे। यानी कि जो भी आप करेंसी आज देखते हो नोट्स के फॉर्म में या फिर कॉइन्स के फॉर्म में, वो सब हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है, अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स ऑथराइज्ड एज लीगल टेंडर। अब यहाँ पे हमारे पास एक शब्द आया है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर किसे कहा जाता है? लीगल टेंडर ऐसी करेंसी को कहा जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि हम आपको बोल रहे हैं कि इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू 100 रुपये है। जितने भी आप नोट्स देखते हो, कॉइन्स देखते हो, उन पे अब आपको होमवर्क होगा ही, उन पे आप देखना घर जाके आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक नोट लगा होगा, एक स्टाम्प लगी होगी, कुछ सिग्नेचर होगा जो कि कहता है कि जो भी वैल्यू उस पर लिखी हुई है गवर्नमेंट उसे ऑथराइज करती है। किसको बात समझ में आ रही है? तो ऐसी जो भी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि हाँ इस चीज़ की वैल्यू इतनी है, हम बोल रहे हैं, उन चीज़ों को बोला जाता है लीगल टेंडर। ये किसी भी कंट्री की लीगल करेंसी है। जैसे यूएसए की लीगल करेंसी क्या होगी? यूएसए का डॉलर। इंडिया की लीगल करेंसी क्या होगी? इंडिया का रुपीस। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो सेकेंड स्टेज क्या है कि हम एलॉय मेटल्स और पेपर नोट्स तक पहुंचे। अब हम फिलहाल कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं प्लास्टिक मनी और ई मनी के दौर में। प्लास्टिक मनी क्या होगी? जो भी आपके डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है। ई मनी कैसे कहा जाएगा? जो भी ट्रांजैक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो। आजकल अब गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज़ नहीं करते, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते, वो सब क्या हो जाएगी? आपकी ई मनी हो जाएगी। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? अ फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगा? आज की मनी हो जाएगी। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? कैशलेस इकोनॉमी। बोलो किसको बात समझ में आया? एवोल्यूशन समझ में आया? क्या क्या स्टेजेस बने हमारे पास एवोल्यूशन के? हमने स्टार्ट किया गुड्स फॉर गुड्स के एक्सचेंज से, फिर हम पहुंच गए एलॉय मेटल्स और पेपर नोट्स तक। आज के ज़माने में हम आ चुके हैं प्लास्टिक मनी और ई मनी तक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़े। और हम क्या बात करने वाले? देखो अब यहाँ पे आपके लिए एक स्टेटमेंट आ गया है, मनी इज व्हाट मनी डज। यानी कि मनी का मतलब वही है जो चीज़ें मनी कर रही है। हम कंफ्यूज हो गए, मनी क्या कर रही है, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है मनी? अभी समझ लेते हैं। मनी हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी है, यानी कि हम मनी से क्या कर सकते हैं? अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत नहीं है, दो जनों की वॉन्ट्स मैच नहीं होनी चाहिए। आप मनी दो और क्या करो, कॉबलर से अपने शूज ठीक करवा लो। कॉबलर जाके किसी को मनी देगा और वहां से वीट खरीद लाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि मनी हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और मनी क्या कर रहा है? स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है। आप अपने मनी को क्या करो, आपके पास 100 रुपए का नोट है, आपके पास वो 100 रुपए सेफ है, उसे बैंक में जाके रख दो। आपके 100 रुपए की वैल्यू को एक नोट में क्या कर दिया गया? स्टोर करके रख दिया गया। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि वैल्यू को स्टोर करने में भी ये हेल्प कर रहा है। मेजर ऑफ वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू को नापने में हेल्प कर रहा है। आप देखते हो ना हर चीज़ पे प्राइस टैग लगा होता है। कैसे लगा होता है? क्योंकि उन चीज़ों की मनी में वैल्यू को तोल लिया गया कि शर्ट 400 रुपए की है। इसको बात समझ में आ रही है? और मनी क्या कर रही है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर पेमेंट जब भी होना है उसमें कि कितना पे किया जाए। 600 रुपए का पेमेंट बनता है 6 महीने के बाद। इन चीज़ों को भी मनी ने क्या किया? करना पॉसिबल किया है। बोलो किसको बात समझ में आ रही? तो ये जो स्टेटमेंट था मनी इज व्हाट मनी डज, क्या स्टेटमेंट था? मनी इज व्हाट मनी डज। तो मनी क्या क्या करता है? सब कुछ करता है, हाँ या ना? तो हम मनी को कैसे लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट का हम कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ मनी क्या है?
an instrument which acts as a medium of exchange, stores value, helps to measure value, acts as a standard of deferred पेमेंट। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई कर दिया कि मनी एक हमारा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी है, मेजर ऑफ वैल्यू भी है, स्टैंडर्ड भी है डेफर्ड पेमेंट्स का। बोलो किसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? ठीक है, अब देखो और हम क्या बात करने वाले हैं। अब ये लेक्चर आपका एंड की तरफ आ गया है, तो आपके लिए क्या हो गया है, एक सवाल डाल दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मनी को जब इंट्रोड्यूस किया गया, हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। अब आपको इस सवाल का जवाब देना, आपको समझ आ गया मनी क्या होता है, आपको समझ आ गया कि मनी जब नहीं थी तब हमारी सीसी इकोनॉमी कैसे काम करती थी, बार्टर सिस्टम के थ्रू। आपने मनी के एवोल्यूशन को भी देखा कि कैसे हम सीसी इकोनॉमी से करेंसी तक आए, फिर हम प्लास्टिक मनी की तरफ बढ़े, फिर आपने समझा कि मनी फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रहा है। अब इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद आपको एक सवाल का जवाब देना है कि जो मनी आपके सिस्टम में डाली गई है, मनी की टर्म ये जो इंट्रोड्यूस करी गई है, इसने आपके सेल करने के और परचेज करने के जो एक्ट आप कर रहे हो, इसको किस तरीके से सेपरेट कर दिया। बोलो किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ट्राई करो, इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। जब हम सैटरडे को लाइव लेक्चर लेंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन से अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।